में हम डेविड हार्डीमैन की बात करेंगे, जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी हैं, जो कि सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव से आते हैं, जिसे हम अधीनस्थ प्रपेक्ष कहते हैं। इनका एक रूपरेखा देखेंगे, उद्देश्य परिचय देखेंगे, पदशास्त्र देखेंगे, अधीनस्थ समूह प्रपेक्ष देखेंगे, जो कि इनका फेमस है। इसी प्रपेक्ष में से रिलेटेड भी हैं। डेविड हार्डीमैन द्वारा किया गया अध्ययन, दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन, प्रतिरोध की उत्पत्ति, बनिया को दूध पिलाना मतलब फीडिंग ऑफ बनिया, निष्कर्ष क्या है, भावी अध्ययन क्या है, अभ्यास प्रश्न जैसा कि कर सकते हैं आप। उद्देश्य क्या था इस इकाई के अध्ययन के? निम्न उद्देश्य हैं: डेविड हार्डीमैन के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करना, हार्डीमैन के कार्यों और प्रसंगों को समझना, भारत के प्रभुशाली वर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग के बीच संबंध को समझना, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य मतलब सब अडल्ट पर्सपेक्टिव के माध्यम से यह समझना कि कैसे प्रभुत्वशाली वर्ग अधीनस्थ वर्गों का शोषण करते हैं। गुजरात में देवी आंदोलन की उत्पत्ति एवं वहाँ के लोगों में आई जागरूकता को समझना, बनियों द्वारा अकाल एवं सूखा के समय स्थानीय लोगों आर्थिक सहायता देना तथा बाद में बनियों के द्वारा इनका शोषण करना, आदिवासियों में आई जागरूकता को समझना एवं स्वयं को बनियों तथा जमींदारों से होने वाले शोषण से बचाना। डेविड हार्डीमैन का जीवन परिचय देखते हैं एक बार। डेविड हार्डीमैन का जन्म अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी वर्ष ये इन्होंने जन्म लिया था। आपने लेक्सेस्टर विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक यूके के संबंध है। 1980 में आप सूरत स्थित सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज, जो कि गुजरात में पड़ता है, कि रिसर्च फेलो के छात्र रहे। 1981 में ईस्वी में डेविड हार्डीमैन सामाजिक विज्ञान संस्थान कलकत्ता से संबंध रहे। आप एक विशद लेखक रहे। इसके साथ ही आपके द्वारा अधीनस्थ समूह प्रपेक्ष को विकसित किया गया, मतलब सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव अंग्रेजी में कहें तो। डेविड हार्डीमैन इस अध्ययन समूह के संस्थापक सदस्य के सबसे उल्लेखनीय बात यह रही थी कि 1982 ईस्वी में के बाद आपकी जो भी रचनाएं प्रकाशित हुई वे सब के सब अधीनस्थ समूह प्रपेक्ष से संबंधित थी। मतलब सन 82 के बाद ये सारे के सारे वर्क जितने किए सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव से ही किए। डेविड हार्डीमैन एक समाजशास्त्री, संवेदनशील इतिहासकार भी हैं। आपका सबसे बड़ा योगदान, मतलब डेविड हार्डीमैन का सबसे बड़ा योगदान सब अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य को विकसित करने में रहा। एक इतिहासकार के रूप में आपकी विशेषता आधुनिक भारत की इतिहास के संदर्भ में रही। 1960 के दशक में अपने आप को दक्षिण एशिया के इतिहास पर अध्ययन पर केंद्रित किया और इस अवधि में आपने भारत के रहते हुए दक्षिण एशिया में उपनिवेशीय आधारों को समझने के लिए विशेषकर ग्रामीण समाज पर औपनिवेशिक शासन के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। डेविड हार्डीमैन के अधिकांश रचनाएं दक्षिण एशिया में उपनिवेशीय आधारों को समझाने के लिए लिखी गई। डेविड हार्डीमैन की रचनाओं में औपनिवेशिक कालीन ग्रामीण समाज, विभिन्न स्तरों पर शक्ति संबंध, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्र एवं पर्यावरणीय इतिहास से संबंधित विषय शामिल हैं। हार्डीमैन 1970 के दशक के अंत में दक्षिण एशिया के अधीनस्थ समूह के सामाजिक इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों के संपर्क में आए और इन समूह में शामिल होकर अध्ययन किया। ग्राम्स्की द्वारा प्रतिपादित सबल्टन, जिसका अर्थ है ग्राम्स्की, इसके प्रतिपादन के पिता भी कहे जा सकते हैं। सबल्टन जिसका अर्थ है अधीनस्थ समूह, को समाज और में वर्चस्व और अधीनता के संबंधों की केंद्रिता पर बल देने के लिए चुना गया था, जिसमें वर्ग के विभाजन को औद्योगिक दुनिया में विकसित नहीं किया गया था। अधीनस्थ समूह का यह भी अर्थ है कि समाज में प्रभुत्वशाली तथा अधीनस्थ लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन। हार्डीमैन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का स्थानीय स्तर पर परीक्षण किया एवं इसके लिए उन्होंने गुजरात को चुना, क्योंकि गुजरात महात्मा गांधी का गृह क्षेत्र था। एवं महात्मा गांधी गुजरात के किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन आदि में आम जनता से प्रत्यक्ष जुड़े थे। अतः इनका अध्ययन गांधी का नेतृत्व एवं सक्रिय ग्रामीण किसानों के बीच संबंध एवं विद्रोह था। इसके लिए डेविड हार्डीमैन ने सबसे पहले ग्रामीण समाज की शक्ति संरचनाओं की जांच की एवं पाया कि कैसे एक रूपी अधिकार एवं इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कैसे विद्रोह होते हैं। डेविड हार्डीमैन ने गुजरात के शराब विक्रेताओं के खिलाफ आदिवासियों के विरोध के आंदोलनों का भी अध्ययन किया, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा आपूर्ति के एकाधिकार का अधिकार प्राप्त किया और इन सब शराब ठेकेदारों ने खुद को आदिवासियों की कीमत पर समृद्ध किया। हार्डीमैन ने महात्मा गांधी के भारतीय एवं विश्व में उनकी विरासत की पर एक किताब लिखी, जो महात्मा गांधी पर उनका विशेष अध्ययन है। इस किताब में महात्मा गांधी जी के समय की स्थिति, सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया गया है। भारत में रहते हुए महात्मा गांधी की विरासत का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। हार्डीमैन ने 1983 से 89 तक गुजरात में सामाजिक अध्ययन केंद्र में रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। यहाँ पर इन्होंने सरकार एवं गैर सरकारी संगठन विकास परियोजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। अपने ऐतिहासिक शोध और लेखन और विकास संबंधी शोध परियोजनाओं पर भी काम किया। इनकी पद्धशास्त्री वही अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य की है ये। डेविड हार्डीमैन ने अपने अध्ययनों में जिन पद्धशास्त्र का प्रयोग किया है, अधीनस्थ समूहों का परिप्रेक्ष्य। हार्डीमैन अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादकों में एक हैं। यह परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज के
अध्ययन का एक तरीका है। इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से आदिवासी तथा किसान आंदोलनों को समझा जा सकता है। यह समाज के उच्च तथा निम्न लोगों के बीच राजनीति का समझने का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य इतिहास को समझने का एक नया नजरिया प्रदान करता है। यह परिप्रेक्ष्य स्वयं का ही अपना इतिहास बनाने का प्रयास करता है। आदिवासियों, किसानों, दलित एवं कृषक मजदूर अभी तक सिर्फ इतिहास के पात्र हैं, लेकिन यह परिप्रेक्ष्य उनके द्वारा स्वयं के इतिहास लेखन की क्रिया है। यह बदलती हुई परिस्थितियों में उत्पन्न जागरूकता है। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव ग्रुप। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज में दलितों, शोषितों, निम्न वर्गों के लोगों का अध्ययन का एक तरीका है। हार्डीमैन ने इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर भारतीय समाज का अध्ययन किया। इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रणजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन तथा कपिल कुमार आदि ये सभी सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव से आते हैं। ग्रामसी भी इसमें प्रमुख हैं। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य यह बताता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं, महाराजाओं एवं राष्ट्रवाद का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें कमजोर, दलित एवं शोषित लोगों की आवाज़ इसमें शामिल है। अतः इतिहास का पुनः लेखन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि परिप्रेक्ष्य राजाओं, महाराजाओं के इतिहास को छोड़कर अधीनस्थ समूह जैसे किसान, गरीब, दलित, भूमिहीन, श्रमिक एवं शोषित किसान पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर भी बल देता है कि कैसे अधीनस्थ समूह में स्वयं के प्रति चेतना आती है। इस चेतना के पीछे अधीनस्थ समूह के विभिन्न आंदोलनों का हाथ है, जो किसानों, आदिवासियों एवं साहूकारों तथा नगरीय व्यापारियों के बीच हंध के कारण उत्पन्न हुआ, मतलब कि हिंसा के कारण। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरुद्ध भी अधीनस्थ समूह के लोगों ने संघर्ष किया है। राइट, मतलब अधीनस्थ समूह हर एक आंदोलन में साथ निभाता रहा, फिर भी इनके इतिहास को संक्षेप में ही दिया गया है। डेविड हार्डीमैन द्वारा किया गया विभिन्न कार्य अध्ययन है, जैसे दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन है, प्रतिरोध की उत्पत्ति है, बनियों को दूध पिलाना है, फीडिंग ऑफ बनिया जिसे कहते हैं। डेविड हार्डीमैन द्वारा किया गया अध्ययन, कुछ अध्ययन इनके इस प्रकार हैं। हार्डीमैन ने भारत में शोषितों, दलितों एवं आदिवासियों का अध्ययन किया तथा अपने अध्ययन में पाया कि कैसे प्रभुत्वशाली वर्ग, साहूकार इनका शोषण करते हैं और किस प्रकार से राजसत्ता का उपयोग ये इनका शोषण करने के लिए किया करते थे। साथ ही उन्होंने यह पाया कि शोषितों का शोषण किस प्रकार से किया जाए कि उनमें इनके प्रति साहूकार, प्रभुत्वशाली वर्ग विद्रोह भी न पनप सके। डेविड हार्डीमैन द्वारा किए गए अध्ययन को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देखते हैं, जैसे दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन। डेविड हार्डीमैन ने दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन के अपने अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। इन्होंने दक्षिण गुजरात में 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में जिस जन आंदोलन को देखा, उसे वहाँ देवी आंदोलन कहा गया। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, जो यहाँ के जनजातीय लोगों के नेतृत्व में एक विस्तृत क्षेत्र में फैला था। इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में लोग शामिल थे और यह आंदोलन यहाँ के आदिवासियों में सामाजिक सुधार लाने पर आधारित था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं आदिवासियों ने ही किया। हार्डीमैन ने देखा कि आदिवासी सरकारों के बीच यह आंदोलन वर्तमान सरकार, अखबारों, राष्ट्रवादियों और बाद के इतिहासकारों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे आंदोलनों पर कोई पूर्ण फोनोग्राफ भी नहीं है और न ही महत्वपूर्ण गतिविधियों के दस्तावेज मौजूद हैं। आदिवासियों के उद्धार के लिए बाहरी तथा बाहरी लोगों के प्रभाव, जैसे महात्मा गांधी, देवी आंदोलन या आदिवासी मूल के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवश्यक कार्य किया है। आदिवासियों के इस कार्य के लिए कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई। आयोजकों की भूमिका नगण्य थी, जो आंदोलन समाज सेवियों द्वारा निर्देशित हो रहे थे। आदिवासी क्षेत्रों के बाहर से आए लोग थे। इस आंदोलन के लिए आदिवासियों के लिए ना ही कोई प्रोत्साहन था और ना ही कोई आधार। हार्डीमैन ने देखा कि आदिवासी जीवन के मौजूद पर्यवेक्षकों ने आदिवासियों के अस्तित्व को चुनौती दी और बताया कि आदिवासियों में कोई क्षमता है। इस प्रकार आदिवासी अस्तित्व का इस प्रकार से नकारा गया। हार्डीमैन तथा अन्य अधीनस्थ समूह पर कार्यरत लोगों ने इसकी आलोचना की। सेकंड है प्रतिरोध की उत्पत्ति। आदिवासियों को मद्यपान, शराब के विरुद्ध कई व्यक्ति और समूह ने चेतावनी दी थी कि इनके ग्रामीण अभिजात की ओर गांव के भजन मंडल समूह शामिल हैं, लेकिन आदिवासियों की चेतना के महत्वपूर्ण परिवर्तन देवी आंदोलन के साथ आया। हार्डीमैन ने अपनी पुस्तक कमिंग ऑफ द देवी में पश्चिमी भारत में साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण में संबंध में विस्तृत चर्चा की है। इनके अनुसार 1921 ईस्वी में पालघर तालुक के मछुआरों के बीच देवी आंदोलन एक छोटे प्रायोजित समारोह के रूप में शुरू हुआ और बाद में गुजरात के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। देवी आंदोलन के संबंध में हार्डीमैन ने देखा कि किस प्रकार आदिवासियों ने स्वयं को सामाजिक सुधार आंदोलन में शामिल किया, बल्कि जमींदारों एवं पारसी शराब विक्रेताओं के वर्चस्व के विरुद्ध विद्रोह भी किया। देवी आंदोलन के संबंध में देवी के बारे में डेविड हार्डीमैन बताते हैं कि पश्चिमी भारत में यह मान्यता बनी हुई थी कि देवी पूर्व के पहाड़ी से उतरी और उनकी मांग आत्मा के माध्यम से मुख द्वारा व्यक्त किया गया है। भोपा अपने आदमियों के साथ लाल कपड़ा लेकर बैठता था और आत्मा के आने पर जोर जोर से सिर हिलाता था तथा देवी की आज्ञा सुनाई देती थी। आज्ञा निम्न, भोपा इसे कहते हैं जादूगर, समझ लीजिए जादूगर ही कह रहे हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, या जो झाड़ फूँक करते हैं वो भोपा होगी।
आज्ञाएं निम्न है: शराब और ताड़ी पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, साफ सुथरा और सादा जीवन जियो, स्वच्छता से रहो। आदमी को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, औरतों को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, मतलब स्नान ही भी करना चाहिए। पारसियों से कोई संबंध नहीं रखें। जब ये आज्ञाएं समाप्त हो गई तब देवी के रूप में तैयार की गई लड़की को सिक्कों का उपहार भेंट किए जाते थे और अंत में सभी लोग भंडारा एक साथ भोजन करते थे। सामूहिकता और देवी के शब्द ने आदिवासियों के बीच चेतना में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया। इससे साहूकारों पारसियों के पंजों से मुक्ति मिली। इसके साथ साथ आदिवासियों में राजनीतिक लामबंदी बढ़ी एवं अंततः उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इस प्रकार हार्डीमैन मानते हैं कि इस देवी आंदोलन के कारण आदिवासी को संपूर्ण मुक्ति मिल गई। आगे डेविड हार्डीमैन बताते हैं कि इस आंदोलन के कारण इन आदिवासियों को पारसियों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन वे अपने ही प्रमुखों के आधिपत्य में आ गए। आदिवासियों में इस आंदोलन के कारण ही इनमें ऐसे कुछ श्रेष्ठ जन के रूप में उभर कर आए जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़े किसानों का पैर जमाने नहीं दिया। इनके कारण ही आदिवासियों का स्वाभिमान आया और उन्होंने अपनी अवस्था को नियंत्रित भी किया। ये अंग्रेजों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ गए और जिसे ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण दिया। इस प्रकार यहाँ के आदिवासियों ने औपनिवेशिक सरकार में भी अपनी गरिमा और आत्मनियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि जब देवी आंदोलन समाप्त हो गया उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के आदिवासियों पर इसका व्यापक प्रभाव रहा। इसलिए यदि दक्षिणी गुजरात के वन क्षेत्र में आदिवासियों के वर्तमान अस्तित्व में विशिष्टता और आत्म स्वामित्व की समझना है तो यह सिर्फ ऐसा पहला तरीका है कि जिसे आदिवासियों द्वारा निर्मित देवी आंदोलन को समझना होगा। कैसे आदिवासियों ने देवी आंदोलन के प्रति अपनी रवैया रखी एवं कैसे इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। अतः ये समाज वैज्ञानिकों को डेविड हार्डीमैन द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के आधार पर समझना होगा, नहीं तो विशेष समझ से हट जाएंगे एवं गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे। बनियों को दूध पिलाना। फीडिंग द बनिया नामक पुस्तक में हार्डीमैन ने शताब्दियों से ग्रामीण भारत में अधीनस्थ समूह के ऊपर लोगों द्वारा शक्ति प्रयोग के स्वरूपों के संबंध में चर्चा किया है। इस पुस्तक में हार्डीमैन ने बताया कि अधीनस्थ समूह के शोषण के पीछे मजबूत राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्तियाँ रही हैं। इन शक्तियों के प्रयोग से पीछे अनेक पक्ष रहे हैं। सबसे आश्चर्य बात यह है कि प्राचीन काल से ही ये शक्तियाँ नए वातावरण में भी उपस्थित हैं। प्रतिरोध किए जाने और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने के बावजूद बनियों तथा व्यापारियों ने न सिर्फ अपने अस्तित्व को बनाए रखा, साथ ही साथ अधीनस्थ समूह में से संबंधों को बनाए रखने में सफल रहे और अपने लाभ को बरकरार रखा। हार्डीमैन ने यह देखने का प्रयास किया कि कैसे प्रभावशाली तरीके से ये शोषक अपने प्रचलनों को बनाए रखे, राज्यों की संरचना में मदद कर सके जिनका वह शोषण कर रहे थे, उनके साथ संबंधों और विद्रोह की व्यवस्थाएँ क्यों बनी। पश्चिम भारत में एक कहावत जो बनियों किसानों के ऊपर आधिपत्य समझ दर्शाता है। हमने शेर बनियों को इतना प्यार दिया है कि उनकी निरंतर मांग पर अपने द्वारा उत्पन्न अन्न से पेट भरते हैं, इसलिए बनिए धनी हो गए जबकि किसान स्वयं गरीबी के चक्र में फंस गए। हार्डीमैन की यह दूसरी प्रमुख पुस्तक एक बड़े पैमाने पर कृषक समाज के एक बड़े पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधों दर्शाती है। हार्डीमैन ने ग्रामीण और धन के बीच संबंधों को शामिल गहन अर्थों की जाँच की, जिसका भी इन साहूकारों से कर्ज लेने के अनुभव है। वही जानते हैं कि शोषण का स्वरूप क्या होता है और गांव का साहूकार कितना लाभ करता है। यहाँ एक प्रश्न उठकर खड़ा होता है कि गांव में भारतीय स्टेट बैंक या अन्य बैंकों की स्थानीय शाखा होते हुए भी ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनियों के पास क्यों जाते हैं। ये बैंक बिना किसी कठिनाई के सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कर सकते हैं। इस पहले का जवाब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डेविड हार्डीमैन के अध्ययन द्वारा प्रदान किया गया। ऐतिहासिक और समाजशास्त्री तथ्यों से परिपूर्ण हार्डीमैन का मानना है कि किसान स्थानीय प्रभु डेविड हार्डीमैन ने ग्रामीण और धन के बीच संबंधों में शामिल गहन अर्थों की जांच की, जिसका भी इन साहूकारों से कर्ज लेने का अनुभव है। वही जानते हैं शोषण का स्वरूप क्या होता है और गांवों का साहूकार कितना लाभप्रद है। ये ढेर सारी कहानी है, कहानी में मुझे लगता है नहीं ज़्यादा चाहिए ज़्यादा मेन तथ्य पर आते हैं। बस कुछ निष्कर्ष हैं, बाकी तो हमें लगता है दलितों पर ज़्यादा कार्य किए थे। ऑल इज वेल, थैंक यू।